हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शौर और ये है मेरा फोर्थ लेक्चर जावा ट्यूटोरियल्स के ऊपर। और आज हम लोग जानेंगे कि जावा लिटरल्स क्या होता है। लेकिन मैं स्टार्ट करूँगा इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे लेक्चर के नोट्स चाहिए हो या हमारा सोर्स कोड चाहिए तो दोनों चीज़ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो अगर आपको अपने लेक्चर के नोट देखने हो या फिर सोर्स कोड एक बार चेक करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख सकते हैं या फिर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू अवर कोर्स। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डेटा टाइप क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। और प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी हमारे 8 डेटा टाइप्स इंट, लॉन्ग, डबल, शॉर्ट, बाइट, फ्लोट, कैर, बूलियन। सो हम लोग अपना डेटा टाइप सेलेक्ट कैसे करते हैं? पहले हम लोग चेक करते हैं कि हमारा डेटा कैसे है। मान लीजिए कि अगर हमारा डेटा टाइप इंटीजर है तो उसके रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारा डेटा डेसिमल्स में हुआ तो हम लोग उसके लिए फ्लोट या फिर डबल चूज कर सकते हैं, कैरेक्टर के लिए कैर। और अगर हमारी कोई लॉजिकल वैल्यू है जैसे कि हमें इफ वगैरह में कंडीशन, फॉर लूप एटसेट्रा में यूज करना हुआ तो हम लोग बूलियन का भी यूज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स। सो अगर मान लीजिए कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे हमें लोगों की एज स्टोर करनी है, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि 110 से तो किसी की भी ज़्यादा एज नहीं होगी। मैक्स टू मैक्स 110 ही हो सकती है। तो इस केस में हम लोग बाइट डेटा टाइप का यूज़ बहुत आराम से कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो रेंज है वो -128 से लेके 127 है। सो हमारे सारे एजेस बहुत ही आराम से बाइट टाइप के डेटा टाइप में आराम से स्टोर हो सकते हैं। सो अब हम जान लेते हैं कि जावा में लिटरल्स क्या होते हैं। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने इंटेलिजेंट आइडिया की तरफ। हमें मेन बनाने के लिए यहाँ पे टाइप करना होगा मेन। और ये हमारा मेन तैयार है और अब हम लोग डिक्लेयर करने वाले हैं हमारा एज वेरिएबल जहाँ पे हम लोग लोगों की एज स्टोर करेंगे। मान लेते हैं कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर किया एज इक्वल्स 100, मतलब एज हमारी अभी 100 है। लेकिन अगर मैं एज को बढ़ाना चाहूँ और थोड़ा बाइट के लिमिट से पुश करना चाहूँ कि जैसे कि अभी बाइट का जो रेंज है वो 127 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं इसमें 1000 डालने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक एरर शो हो रहा है। तो हम लोग अब इसे ठीक कर लेते हैं और इसे अपने रेंज के अंदर ही वैल्यू स्टोर करने देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे 100 स्टोर किया है। अब लिटरल का बेसिकली मतलब यही होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू व्हिच कैन बी असाइन्ड टू ए वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल। तो यहाँ पे जो मैंने बाइट एज इक्वल्स टू 100 लिखा है तो ये 100 ही हमारा लिटरल है। हम लोग किसी भी डेटा टाइप में वेरिएबल में जो भी वैल्यू असाइन करते हैं वही उसका लिटरल होता है। अब लिटरल कई तरीके के हो सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटीजर के लिए हमारे पास बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग है। और डेसिमल के लिए हमारे पास फ्लोट और डबल है। मान लीजिए हमें कोई डबल या फिर डेसिमल डेटा टाइप स्टोर करना हुआ तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं फ्लोट, और फ्लोट डेसिमल लिख देते हैं और इसे हम लोग एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, मान लीजिए 5.55। अगर मैं इतना ही कर दूं तो हमें जावा एक एरर शो करना लगेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट में एक एफ नहीं लगाया है। तो अगर आप कभी भी फ्लोट डिक्लेयर कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपको वैल्यू असाइन करने के बाद एक एफ लगाना है। अब ऐसा क्यों होता है चलिए जानते हैं। जब भी हम लोग इंटीजर स्टोर करते हैं तो हमारे डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही वो डिक्लेयर कर लेता है कि ये कौन सा लिटरल होगा। लेकिन जब हम लोग डेसिमल में आते हैं तो डेसिमल में हमारा डिफ़ॉल्ट होता है डबल। तो अगर मैं यहाँ पे डबल स्टोर करना चाहूँ, डबल डेक इक्वल्स टू, और यहाँ मैं एक रैंडम सी वैल्यू दे देता हूँ। अब यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का लिटरल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे डेसिमल पॉइंट्स में हमारा जो डिफ़ॉल्ट होता है वो डबल ही होता है। लेकिन अगर डेसिमल्स में हम लोग फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो हमें यहाँ पे एक एफ लगाना ज़रूरी है। अब ये इंटीजर्स में नहीं होता कि अगर मैं इंट एस ए लिख दूँ और यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन कर दूँ तो हमें इसके पीछे कोई भी आई लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बाइट में हमें पीछे कोई भी बी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग डेसिमल डिक्लेयर कर रहे हैं तो फ्लोट के बाद हमें एक एफ लगाना ज़रूरी है उसके लिटरल में, और डबल में हमें ऐसा कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने हाथों में खुजली हो तो आप एक डी पीछे लगा सकते हैं।
तो अब हम लोग डिक्लेयर करेंगे एक कैरेक्टर डेटा टाइप। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कैर ए इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में ए और फिर एक सेमीकोलन। अब हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग एक कैरेक्टर डेटा टाइप में वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो हम अपनी लेटर को, अपने कैरेक्टर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में ही डिक्लेयर करें। ये जावा का एक नियम है। और अब हमारा बचा है लॉन्ग डेटा टाइप। तो हम लोग लिखेंगे लॉन्ग एल इक्वल्स टू और एक बहुत बड़ी सी वैल्यू सेमीकोलन। तो जस्ट फ्लोट की तरह हमें इसके पीछे भी एक एल लगाना पड़ता है ताकि हम लोग बता सकें कि ये एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल है। अब ऐसा क्यों? तो हम लोग की जो बाकी डेटा टाइप्स है, बाइट, इंट, शॉर्ट और लॉन्ग इंटीजर में, तो बाइट, इंट, शॉर्ट तो अपने आप ही अपना लिटरल डिसाइड कर लेते हैं। उनमें पीछे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें बाइट के पीछे बी लगाना है, इंट के पीछे आई लगाना है। लेकिन जब हम लोग डेसिमल में आते हैं तो डेसिमल में हमारे पास दो डेटा टाइप्स होते हैं, एक होता है फ्लोट और एक होता है डबल। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डबल ही होता है। तो जब हम लोग फ्लोट को मेंशन करते हैं तो हमें लिटरल के पीछे एक एफ लगाना ज़रूरी है ताकि हम बता पाए कि जो वैल्यू हम लोग मेंशन कर रहे हैं वो फ्लोट के लिए है। और जब हम लोग डबल के लिए डिक्लेयर करते हैं तो हमें कोई भी वैल्यू असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डी पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है। बट अगर आपको अपनी उँगलियों में ज़्यादा ही खुजली हो तो आप कैपिटल डी या स्मॉल डी लगा सकते हैं, वरना इट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। सो मोटा-मोटा हम लोग को खाली फ्लोट में, कैरेक्टर में और लॉन्ग में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लोट पे हमें वैल्यू के बाद एक एफ लगाना है, कैरेक्टर हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए और लॉन्ग के पीछे एक एल लगाना है। तो अब हम लोग पहले प्रिंट करने से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग प्रिंट करेंगे अपना एज। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हम लोगों ने लिख लिया है और अब हम यहाँ लिख रहे हैं एज और रन करते हैं इस प्रोग्राम को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 प्रिंट हो चुका है। अब इसी तरह हम लोग प्रिंट करते हैं अपने स्ट्रिंग को। तो अब हम लोग पहले एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। अपना स्ट्रिंग बनाने के लिए हम लोग को लिखना है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का नेम। उसके बाद हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग का मतलब हो गया हमारा लेटर, सेंटेंस, पैराग्राफ। और ये है उसे असाइन करने का तरीका। हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग फिर str इक्वल्स टू str की वैल्यू। स्ट्रिंग का s हमेशा कैपिटल रखिएगा, ध्यान रखिएगा ये चीज़। और अब हम लोग यहाँ पे अपना स्ट्रिंग प्रिंट कर लेते हैं str और रन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को। और ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और हम लोगों को इसने सक्सेसफुली आउटपुट अपना दे दिया है 100। और उसके बाद हमारा स्ट्रिंग str, ये 100 हमारी आ रही है एज की वैल्यू से 100 और ये हमारे स्ट्रिंग की वैल्यू से आ रहा है शौर्य। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रिंट एलन क्या होता है। प्रिंट एलन हमारा स्टेटमेंट है जो कि कंसोल हमारे वैल्यू को या फिर यहाँ आप आउटपुट में जो आप प्रिंट करते हैं उसे प्रिंट करने के काम आता है। बट यहाँ पे प्रिंट एलन का मतलब होता है कि ये प्रिंट करने के बाद अपना कर्सर दूसरी लाइन में मूव कर देगा। जस्ट मतलब कि ये श्योर इसने प्रिंट करा और श्योर के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो दूसरी लाइन में आ चुका है प्रोग्राम फिनिश होने के बाद। लेकिन अगर हमें चीज़ों को एक ही लाइन में प्रिंट करनी हो तो हम उसके लिए प्रिंट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एज लिख रहा हूँ और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ये सेम लाइन में प्रिंट हो चुका है 100 श्योर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एलन कि जब हम लोग प्रिंट का यूज़ करते हैं तो हमारा कर्सर सेम लाइन में रह जाता है और आगे जो भी वैल्यू प्रिंट होगी वो उसी लाइन में प्रिंट होगी। बट अगर हम लोग प्रिंट के बाद एक एलन लगा देते हैं और फिर इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं तो ये 100 प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जा रहा है और फिर हमारा दूसरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमारे शौर्य को प्रिंट करता है और फिर ये कर्सर नेक्स्ट लाइन में भेज देता है। अब आगे मैं बात करना चाहूँगा ये लिटरल्स के बारे में। सो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। एक कांस्टेंट वैल्यू दैट कैन बी असाइन्ड टू वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल। और यहाँ पे अलग-अलग टाइप के लिटरल्स हैं, लाइक इंटीजर लिटरल, फ्लोट लिटरल, डबल लिटरल,
कैरेक्टर लिटरल और बूलियन। अगर मैं यहाँ पे एक बूलियन भी बना के आपको दिखाना चाहूँ आपकी सहूलियत के लिए, तो बूलियन वैल इक्वल्स टू ट्रू लिख सकता हूँ मैं, या फिर यहाँ पे बूलियन वैल इक्वल्स टू फॉल्स लिख सकता हूँ मैं। अब बारी आती है हमारे कीवर्ड्स की। वर्ड्स दैट आर रिजर्व्ड एंड यूज्ड बाय जावा कंपाइलर्स दे कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या होता है? हम लोगों ने अपना बाइट डेटा टाइप डिक्लेयर किया, और बाइट के बाद ये जो हम लोग नाम लिखते हैं अपने किसी भी डेटा टाइप का, इसको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर से ही हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा कौन सा वेरिएबल कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहा है। जैसे कि हमारा यहाँ पे इंट एस ए स्टोर कर रहा है इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर में एस ए हमारा आइडेंटिफायर है, और इस लाइन में हमारा एज आइडेंटिफायर है, और इस इक्वल टू ऑपरेटर के बाद जो भी वैल्यू हुई है वो हमारी लिटरल है। सो अगर मैं इस लाइन को ब्रेक करना चाहूँ कि हम लोग किसी भी वैल्यू को कैसे असाइन करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बाइट पहले हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम लोग उसका नाम लिखते हैं जैसे एज, ये इसको हम आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। फिर एक इक्वल टू के असाइनिंग ऑपरेटर लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे उसकी वैल्यू देते हैं, उसका लिटरल असाइन करते हैं। कीवर्ड्स के बारे में बात की जाए तो कीवर्ड्स आर रिजर्व words used by Java compilers, they cannot be used as identifiers। अब जावा के द्वारा रिजर्व किए हुए जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक, क्लास, बाइट, इंट, शॉर्ट, फ्लोट, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो ऑलरेडी जावा ने रिजर्व कर रखे हैं अपने कामों के लिए। अगर मैं यहाँ पे इसको एज एन आइडेंटिफायर यूज करना चाहूँ कि इंट बाइट इक्वल्स टू उसकी लिटरल उसकी वैल्यू, तो इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हमें जावा शो कर देगा एक एरर। तो हमारे जावा में जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स हैं, अगर हम लोग उन्हें ज़रा सा भी एज एन आइडेंटिफायर यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो हमें जावा द्वारा एक एरर शो कर दिया जाता है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो हमारे जावा में कुल इतने कीवर्ड्स हैं। अब आपको इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे-जैसे प्रोग्रामिंग करते जाएँगे जावा के अंदर और जावा पढ़ते जाएँगे, तो आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात नहीं किया है पब्लिक के बारे में, प्राइवेट के बारे में, प्रोटेक्टेड के बारे में, तो अभी हम आगे जब इसके बारे में बात करेंगे, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि नहीं, ये तो जावा के द्वारा रिज़र्व किया हुआ एक कीवर्ड है, हम इसे कहीं और यूज़ में नहीं ला सकते हैं। अब आपको एक वीडियो याद होगी गंगम स्टाइल, जो कई साल पहले हमारी यूट्यूब पे आई थी। ये एक सॉन्ग वीडियो थी, जिसकी व्यूज़ ने एक यूट्यूब पे ग्लिच क्रिएट कर दिया था। दरअसल हुआ ये था कि यूट्यूब ने जो डेटा टाइप असाइन कर रखा था व्यूज़ काउंट करने के लिए, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा चला गया था, तो यूट्यूब पे एक ग्लिच आ गया था। अब तो यूट्यूब ने उसे ठीक कर लिया और अब उसकी व्यूज़ लिमिट काफ़ी हाई हो गई है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको हमारा समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, और आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप उसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्दी करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।